भारत में छात्र अपने करियर को लेकर के परेशान रहते हैं। खासकर जब 10वीं हो जाती है या 12वीं परीक्षाएं होती हैं, चलती रहती हैं, उसके बाद छात्र अपने करियर के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो किधर जाएं। वो 10वीं 12वीं के बाद किस फील्ड में जाएं, मेडिकल की तैयारी करें या इंजीनियरिंग की तैयारी करें। और इसके साथ ही यह भी सोचते हैं कि क्या हमारी करियर में कोचिंग का कितना योगदान होगा, मतलब कोचिंग के बारे में वो एक तरीके से सोचने लगते हैं कि कोचिंग कितना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। इन सभी मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए हमसे कई कोचिंगों में सेवाएं दे चुके सीएलसी के सीनियर फैकल्टी मेंबर ऋषिराज यादव हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ऋषिराज जी, आपका फोरम 4 में स्वागत है। धन्यवाद प्रभात जी। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि जो ये कोचिंग में आप जो आप सेवाएं दे रहे हैं, सीनियर फैकल्टी के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ तक का जो आपका सफ़र रहा, वो इस पड़ाव तक आप कैसे पहुँचे? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, ज़रा इसके बारे में आप बताइए। मेरी सबसे पहले प्रभात जी स्कूलिंग जो है वो राजस्थान बोर्ड से हुई, और उसके पश्चात मैं स्कूलिंग करने के पश्चात मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ से बीएससी जूलॉजी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मास्टर की डिग्री भी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से प्राप्त की। उसके बाद CIA यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने बीएड की डिग्री भी प्राप्त की। और उसके पश्चात मैं इस कोचिंग फील्ड में जाने से पहले मैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया। उसके पश्चात हमारे घर में बहुत सारे लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो उन्होंने मतलब मेरे को इस दिशा में जाते हुए उन्होंने मना किया कि आप इस दिशा में ना आए। फिर मैंने सोचा कि कौन सा फील्ड ऐसा चुना जाए कि जिसमें हम काम कर सकें अच्छे से। फिर मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में, तो मुझे लगा कि शिक्षक बनना एक बहुत अच्छा जॉब है, क्योंकि शिक्षक एक वह व्यक्ति है जिसकी गोद में विनाश और विकास पलता है। और शिक्षक एक ऐसा वर्ड है जिससे कि कभी भी हम एक्स वर्ड नहीं लगाते। जैसे कोई भी आर्मी मैन है उसको लिखते हैं एक्स आर्मी मैन है, जैसे कोई भी पद है उसके बाद में हम लगाते हैं या पहले लगाते हैं एक्स वर्ड लगाते हैं। लेकिन शिक्षक जिंदगी भर कभी भी एक्स वर्ड नहीं लगाता, वो एक शिक्षक रहता है। और शिक्षक बनना मुझे इस दिशा में इसलिए भी लेके गया कि शिक्षक एक वह पर्सनैलिटी है जो डिफरेंट वैरायटी के जॉब प्रोवाइड करवा सकता है। डिफरेंट IAS अधिकारी शिक्षक की वजह से बनते हैं, डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले वो भी शिक्षक की वजह से बनते हैं। इसलिए मैं इस दिशा में प्रमोट हूँ। शिक्षक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगातार, तो आप अब तक जो है जिस तरीके से कोचिंगों का भरमार है, और उसमें बच्चे जब आते हैं 10वीं 12वीं के बाद, सबसे पहला प्रश्न होता है कि वो कोचिंग लें या ना लें, तो कोचिंग किस हद तक मददगार होता है उनके लिए, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल प्रभात जी, आपका जायज़ क्वेश्चन है। 10वीं और 12वीं क्लास का बच्चा अभी वो इस एज में है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम किस दिशा में जाएं और किस दिशा में ना जाएं। तो इसलिए वो कंपटीशन का दौर चल रहा है। बिल्कुल बात सही है आपकी। कंपटीशन के इस दौर में उस व्यक्ति को कोचिंग की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कूलिंग जो है वो इस तरीके से डिग्रेड होती जा रही है, उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, उसको प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर गेमिंग, प्रॉपर एक शेड्यूल्ड स्टडी उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वो कोचिंग की तरफ आना चाहता है। और जो बच्चा इस कोचिंग की तरफ आता है तो उसे कंटिन्यूअसली मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो बच्चा मेहनत नहीं करे और वो सक्सेसफुल हो जाए। तो कोचिंग एक तरीके से आप बता रहे हैं कोचिंग ज़रूर फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कोचिंग तक पहुंचने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। जिस तरह से कोचिंगों की भरमार है और जिस तरीके से आर्थिक स्थिति हर किसी की सही नहीं होती है। कोई भी ग्रामीण तबके से जो छात्र आते हैं वो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं होते हैं। तो इस स्थिति में छात्र को किस तरीके से वो कोचिंग उनके लिए हेल्पफुल होता है, वो किस तरीके से कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी आपका जायज़ है कि जो गरीब बच्चे हैं वो किस तरीके से मतलब कोचिंग गेन कर सकें। तो इसके लिए हर एक कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ सीटें डिसाइडेड होती हैं। झोंपड़ी में बैठी खोपड़ी को हम निहारते हैं, उसका एक्सीलेंस देखते हैं, उसकी प्रॉपर रिटन एग्जामिनेशन करवाते हैं, और उसके बाद उसके अच्छे स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं। तो अबव 95%, अबव 96% वाले सभी बच्चों को हम फ्री कोचिंग देते हैं।
आपने कहा अब अबव 99 वाले जो होते हैं उसके बारे में आप फ्री कोचिंग देते हैं, तो ऐसे क्या हर कोचिंग में ये चीज़ होती हैं या? हाँ बिल्कुल, हर कोचिंग में ये चीज़ होती है कि 96 और एक रेंज डिसाइडेड होती है हर एक कोचिंग की। डिफरेंट कोचिंग की अलग अलग रेंजेज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो रेंज डिसाइड करके और बच्चे को फ्री स्कूलिंग फ्री देते हैं। जहाँ तक सवाल है 99 की, तो ये हर किसी के बच्चे के जो ग्रामीण क्षेत्र जाते हैं अलग अलग बोर्ड से आते हैं, तो उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है जो मार्क्स को लेकर के। तो ये ऐसी स्थिति में तो जो जिस बच्चे की परसेंटेज कम होंगी वो कैसे कोचिंग में पहुँच पाएंगे? हाँ बिल्कुल, अलग अलग बोर्ड से यदि कोई बच्चा आता है तो उसका अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। जैसे हम सीबीएसई बोर्ड का कोई बच्चा आया तो उसकी सीजीपी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। राजस्थान बोर्ड का अलग बच्चा आया तो उसकी अलग डिसाइड करते हैं, और आईसीएसई बोर्ड का यदि कोई बच्चा आया तो उसकी अलग डिसाइड करते हैं। सभी के अलग अलग नॉर्म्स हैं। अच्छा, अभी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं बच्चों के 10वीं या 12वीं जो एग्ज़ाम बोर्ड के चलते रहते हैं, तो अभी भी बच्चे ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, वो किस तरीके से तैयारी करें, क्या होगा उनका फ्यूचर में, वो परीक्षा में पास हो पाएंगे कि नहीं। उसमें उनमें बहुत सारी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं कई सारे रिजल्ट को लेकर के। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, समस्याएं जो हैं उन समस्याओं से कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा है, और ये आत्महत्या जैसे जो सुसाइडल केस होते हैं इनसे तो बिल्कुल इनकी तरफ तो झांक कर भी नहीं देखना चाहिए। और जो बच्चे इस तरफ बढ़ रहे हैं, कोचिंग फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एग्जामिनेशन स्ट्रेस आएगा। वो प्री एग्जामिनेशन स्ट्रेस हर जगह आता है। मेरा एक स्टेटमेंट भी है कि नो स्टडी नो प्रॉब्लम, लेस स्टडी लेस प्रॉब्लम, और मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम। जैसे बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उस टाइम पर उसके पास में स्टडी करने के लिए एक कम मैटर है। जैसे ही वो मिड सेशन में जाता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा मैटर है। जैसे वो और आगे की तरफ बढ़ता है, जनवरी फरवरी में आता है, तो प्री एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है। इससे दूर रहने के लिए सबसे अच्छी बात है कि डे बाय डे आपको स्टडी करनी पड़ेगी। डे बाय डे यदि स्टडी नहीं करता है बच्चा तो एक साथ में वो बर्डन को ले लेता है, और बर्डन को लेने के बाद उसके प्री एग्जामिनेशन स्ट्रेस आएगा। और जो बच्चा शुरुआती दौर से ही खेलता भी है, पढ़ता भी है, सब चीज़ें टाइमली करता रहता है, तो उसको टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एग्जामिनेशन स्ट्रेस नहीं आएगा। इसके लिए हमारी कोचिंग संस्थान के अंदर इस तरीके की एक्टिविटी भी होती है कि शाम को असेंबली होती है जो स्ट्रेस फ्री करती है। आजकल एक नया वर्ड आया यू स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा है नहीं कि जो स्ट्रेस में रहे। स्ट्रेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। जैसे जैसे वो दूर होती जाएंगी तो एग्जामिनेशन स्ट्रेस नहीं लेगा। कोचिंगों में देखा गया है कि कई सारी भीड़ होती है, बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन उसमें कुछ मुट्ठी भर लोग ही सफल हो पाते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं? उनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि आप बड़े एग्ज़ाम को फाइट करना चाह रहे हैं। जैसे IITN है, जैसे कि मेडिकल एंट्रेंस में PMT का एग्ज़ाम है। तो जैसे मैं आपको एक बात कहूँ कि एक डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो भगवान का नाम गेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और ये वर्ड इतना इजी वे से आपको नहीं मिल पाते। तो उसके लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। एक अच्छा IITN बनना, एक अच्छा डॉक्टर बनना, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। तो लॉन्ग टाइम प्रोसेस के लिए जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस रेट मिलेगी। और कंपटीशन के दौर में हर एक कोचिंग जो है 10 से 15% रिजल्ट देती है। 10 से 15% रिजल्ट यदि आ गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल मिड सेशन तक पढ़ाई करते हैं, आगे पढ़ना बंद कर देते हैं। कुछ बच्चे हैं जो शुरुआती में स्ट्रेस ले लेते हैं कि नहीं मेरे से तो इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ाई नहीं होगी। तो ये बहुत सारे रीजन्स हैं इसके पीछे भी, जिससे बच्चे को यदि आगे एंड रिजल्ट तक पहुंचना है तो उसको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी। मेडिकल की कोचिंग में आप पढ़ाते हैं, सीनियर फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं CLC में। तो इसके बाद जैसे कोई अगर आपके पास बच्चा आता है और एडमिशन ले लेता है, तो क्या कोचिंग ही उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है? उसके साथ साथ उसकी सेल्फ स्टडी किस तरीके से कारगर होती है? क्या उसके साथ कोई और चीज़ों की ज़रूरत होती है? बिल्कुल, और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चा है वो क्लास के लिए आया है, वो 6 आवर के लिए आया है। बाकी उसके जो बचे हुए 18 आवर्स हैं उसको हॉस्टल में अगर रह रहा है तो उस बच्चे को अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 आवर की स्टडी को ग्रैब कर लिया, उसको रिवाइज नहीं करेगा तो उसके मेमोरी से वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा।
तो मेमोरी से यदि वो साफ हो गया तो फिर उसके ऊपर वापस वही मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। तो सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है, अपने आप में मनन करना ज़रूरी है। रात को सोते टाइम पर ये सोचना ज़रूरी है कि आज मैंने सुबह से क्या किया, मैंने क्या पाया, क्या मेरे को क्लास में जो करवाया गया था, अपनी प्रॉब्लम्स जो बनी, क्या मैंने आज सॉर्ट आउट की या नहीं की। सॉर्ट आउट नहीं की है तो वो प्रॉब्लम नेक्स्ट डे क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। जैसे जैसे एडअप हो जाएंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है सेम डे, वो उसी दिन उसको सॉर्ट आउट करे। कई बार देखा गया है कि जब कोचिंग में कोई पढ़ता है बच्चा और एक दूसरा बच्चा होता है वही टॉप कर जाता है जो कि कोचिंग में नहीं भी पढ़ता है, कोचिंग नहीं, क्लासेज नहीं किया हुआ होता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है कि वो कोचिंग में ना पढ़ने के बाद भी, कोचिंग ना लेने के बाद भी वो टॉप कर जाता है? मेरा ऐसा मानना है कि जो कोचिंग ना लेकर भी टॉप कर रहा है तो उस बच्चे के पीछे भी कहीं ना कहीं गाइडेंस छिपा हुआ है। वो कोई बच्चा मान लो कोचिंग करता है, कोई बच्चा नहीं करता है, वो दोनों के नोट्स कंपेयर करता है, वो दोनों की सब चीज़ें कंपेयर करता है, उसको उसकी सेल्फ स्टडी पावर, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ बच्चे को गॉड गिफ्टेड कन्वर्ट किया जाता है। तो जो गॉड गिफ्टेड बच्चा है वो दूसरे बच्चे से ये नोट्स वगैरह लेकर या फिर दूसरे बच्चे से गाइडेंस लेकर सेम उसी लेवल की पढ़ाई करता है, तब जाकर वो अच्छी रैंक दे पाता है। जो देहात से आते हैं बच्चे, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो खासकर नॉर्थ के जो रहने वाले लोग हैं, जो नॉर्थ में रहते हैं, उनके साथ भाषा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन करके उभरती है। तो ये भाषा जो चैलेंज बन करके उभरती है छात्रों के सामने कि वो हिंदी और इंग्लिश, जो कि ज़्यादातर मटेरियल जो उपलब्ध होते हैं साइंस के लिए, वो इंग्लिश में उपलब्ध हैं, हिंदी में नहीं है। तो ऐसे समय में कहा जाता है इंग्लिश के मटेरियल ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा फायदेमंद है। तो उनके लिए जो भाषा एक बैरियर बन के उभरती है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखो, यदि मैं दूसरे की बात ना करूं, मैं खुद की बात करूं, तो मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं। उसके बाद में मैंने सडन चेंज किया, कॉलेज में आके मैं इंग्लिश मीडियम में हुआ। फिर मीडियम चेंज करते मेरे सामने भी 5-6 महीने प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उसके बाद ही मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की। मुझे हमेशा ये लगता था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जानते होंगे मेरे से, उनके पेज भरने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे को ये करना पड़ता था कि मैं पहले इंग्लिश बनाता था, हिंदी से इंग्लिश बनाता था, फिर मैं लिखता था। मेरे सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो प्रॉब्लम टाइम बिंग होती हैं। जैसे ही आप 5-6 महीने बिताते हो तो जो सामने से वर्डिंग आ रही है, जो टीचिंग मेथड्स आ रहे हैं, वो धीरे धीरे ग्रैब करने की। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो बच्चा सडन मीडियम चेंज करता है तो स्ट्रेस लेने के बजाय डिफरेंट न्यूज़पेपर पढ़े, उसके मीनिंग्स आइडेंटिफाई करे, डिफरेंट वोकेबलरी को सर्च करे, तो इससे वो धीरे धीरे इंप्रूव करता हुआ धीरे धीरे अपने आप, भाषा से कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है भाषा, हिंदी भाषा वाले भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कोचिंग में अभी जिस तरीके से जो सिस्टम है, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उनको, वो किस हद तक कारगर है? उसमें और क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है, आपको क्या लगता है? अभी जो डे बाय डे कोचिंग में जो चेंजेज आ रहे हैं, जैसा आप देखते हैं, पहले बोर्ड टीचिंग मेथड होता था, चौक एंड बोर्ड मेथड होता था। आजकल उसके लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर, इन पे ऑनलाइन लेक्चर्स आ रहे हैं। इसके लिए क्या होता है कि बच्चा दूर बैठा है लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री से डिस्टेंस पर है, तो वो घर बैठे वहाँ से ऑनलाइन चीज़ें को परचेज कर लेता है और उनको घर बैठकर, जैसे हमारा क्लास लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास लेक्चर रिकॉर्ड हुआ तो वही रिकॉर्डिंग लेक्चर क्या हो जाएगा, उसको घर पे मिल जाएगा। तो कोचिंग जाने के बजाय वो वहाँ पर भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। आप और क्या छात्रों को संदेश देना चाहते हैं जो इस करियर में लगे हुए, अपने करियर को बनाने में, बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मेडिकल की तैयारी किस तरीके से किया जाए, वो किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं अपने क्षेत्र में? मैं तो ये अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है वो मेडिकल कॉलेजेस में पहुँचे, जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है वो आईआईटी कॉलेज में पहुँचे, और जो बच्चा 12th बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो 12th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाए। लेकिन इसके लिए भी आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा इस फील्ड में एंटर तो कर जाता है लेकिन एग्जिट करना बहुत, कई बार क्या होता है बच्चा 2-2, 3-3 साल इसमें बिता देता है और उसका रिजल्ट नहीं आता। जैसा अभी आपने कहा कि रिजल्ट कुछ बच्चों के ही आते हैं, तो 3 साल एक बच्चे ने स्पेंड किए
लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या जो आई, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक कॉन्सेप्ट लिया। मैं जैसा कि क्लास में बताता हूँ, हमारे बायोलॉजी में मान लो 38 चैप्टर हैं, तो वो बच्चा 38 के पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ आप 35 याद करो ना, और 35 में से 100% करना ज़रूरी है। 3 चैप्टर छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि जब चैप्टर को यदि आपने एनालिसिस नहीं किया और फिर दूसरा चैप्टर याद करना शुरू कर दिया, फिर तीसरा चैप्टर याद करना शुरू कर दिया, तो वो एक प्रॉब्लम इंक्रीजिंग अमाउंट बढ़ती जाएगी। क्योंकि उस बच्चे के सामने सबसे बड़ी समस्या जो आती है, वो क्या करता है, सब चीज़ों को एक साथ लपेटने की कोशिश करता है। सब चीज़ें एक साथ नहीं लपेटी जा सकती। हमारे कुछ और भी छात्र ऐसे होंगे जो कोचिंग में नहीं पढ़ रहे होंगे, उनके लिए आप जैसे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो आप तो कोचिंग को एक तरीके से प्रमोट करना चाहेंगे, लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो तैयारी करें? जो भी बच्चा कोचिंग नहीं ले सकता, कुछ सरकमस्टेंसेज, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, कुछ सरकमस्टेंसेज ऐसे होते हैं कि जो कोचिंग लेने लायक नहीं हो पाते हैं उन बच्चों के लिए, तो वो बच्चा भी आसपास जितनी भी कोचिंग वगैरह ये चलती हैं या फिर कोई भी मीडिया के थ्रू वो क्या कर सकता है, अपने नोट्स वगैरह या सर्चिंग मटेरियल सर्च करके जो भी मटेरियल उसको मिलता है उसको अच्छी तरीके से स्टडी करे और वो भी अपना अच्छा भविष्य बनाए। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं लोग जो कि बड़ी कोचिंगों में नहीं जा पा रहे हैं, वो कोचिंगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो उन सभी नवागंतुक जो टीचर्स हैं उनके लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के पश्चात भी तालियाँ बजती रहें। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी नया टीचर इससे जुड़ना चाहता है तो धीरे धीरे वो अपनी मेहनत कंटिन्यू करता रहे, धीरे धीरे एक दिन वो यहाँ पर पहुँचेगा। और आदमी को तब तक मेहनत करनी चाहिए जब कोई भी सामान एवं सम्मान उसको महंगा ना लगे। थैंक यू सो मच।